लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब हाइनशैन और लिनफेंग अपने रॉयल शेल्टर के सफर पर थे, तब रास्ते में उनकी मुलाकात ब्रदर ब्लाइंड से हुई थी, जिसने वहां से जाते वक्त हाइनशैन से ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर लू फैमिली को ज्वाइन मत करना। एंड उसने हाइनशैन को एक पोटली भी दी थी। उसके वहां से जाने के बाद हाइनशैन ने जब वो पोटली खोलकर देखी थी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उस पोटली में ना ही कोई मार्शल आर्ट टेक्निक थी और ना ही कोई सीक्रेट चीज, बल्कि उसके अंदर तो कुछ किताबें थीं जिनके अंदर ये लिखा था कि किस तरह अपने माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखकर हाइंशन अभी के लिए शॉक हो गया था। अब आगे हाइंशन जानता था कि इस बारे में सोचने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो अपनी जर्नी जारी रखता है। एंड अगले कुछ दिनों तक सफ़र करने के बाद फाइनली वो और लिनफेंग उस रॉयल शेल्टर में पहुंच गए थे। लिनफेंग अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली फाइनली वो नर्क से बाहर आ चुका था एंड अभी के लिए एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेस मौजूद थे। वो जल्दी से हाइंशन को हक कर कर उसे थैंक यू बोलते हुए कहता है, थैंक यू हाइंशन, आज तुम्हारी वजह से मैं उस नर्क जैसे नाइट शेल्टर से बाहर निकल पाया हूँ। पर यह देखकर भी हाइंशन अभी के लिए एक्साइटेड नहीं हुआ था। वो कहता है, लेकिन अगर उनके ओनर के कुछ पावरफुल बैकग्राउंड हुए तो वो लोग तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो इस पर लिनफेंग उससे पूछता है, तो फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे तो फिर मैं हमेशा ही मुसीबत में पड़ा रहूंगा। तो हाइंशन कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं इस रॉयल शेल्टर की स्पेशल सिक्योरिटी टीम से बात करूंगा ताकि वो लोग तुम्हारे लिए एक ग्रुप अरेंज कर दें जो हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो फिर पावरफुल बैकग्राउंड होने के बावजूद वो लोग तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, स्पेशल सिक्योरिटी टीम का खर्चा तुम्हें खुद उठाना होगा। तो इस पर लिनफेंग सभी के लिए खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो स्पेशल सिक्योरिटी टीम की सिक्योरिटी में रहेगा तो कोई भी उसे परेशान नहीं कर पाएगा एंड वो कई सारी मुसीबतों से बच जाएगा। वो हाइंशन से पूछता है, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तो इस पर हाइंशन कहता है, मैं अगले कुछ और दिनों तक इस शेल्टर में रुकने वाला हूँ। अभी हाल फिलहाल मुझे कुछ काम है एंड मुझे वो काम कंप्लीट करने हैं। ये सुनकर लिनफेंग खुश हो जाता है एंड उससे कहता है, ठीक है, तो तुम कुछ दिनों तक इस शेल्टर में रुको। इस दौरान मैं तुम्हारे लिए कुछ रिवॉर्ड्स इकट्ठा करता हूँ। वो रिवॉर्ड्स मैं तुम्हें उस सब फेवर के बदले में दूंगा जो तुमने मेरे लिए किए हैं। तो इस पर हाइंशन बस अपना सिर हिला देता है। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हाइंशन अभी के लिए एक माउंटेन पर खड़ा हुआ था एंड उसके हाथों में अभी के लिए एक मैप था। हाइंशन लगातार उस मैप को घूरे जा रहा था एंड उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे पढ़ने के बाद हाइंशन इतना तो समझ गया था कि थोड़ी दूरी पर ही फ्लावर सी है, लेकिन फ्लावर सी में कई तरह के खतरनाक इंसेक्ट्स रहते हैं। ऐसे में अगर हाइंशन वहां पर जाएगा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन हाँ, हाइंशन ये भी जानता था कि अगर वो वहां पर जाएगा तो उसे काफ़ी सारे रिसोर्सेस और बीस्ट मिल सकते हैं। ऐसे में हाइंशन वहां पर जाने वाला था। बस उसे इस बात का डर था कि वहां पर कहीं उसका सामना किसी सुपर बीस्ट इंसेक्ट से ना हो जाए, क्योंकि एक अकेला सुपर बीस्ट इंसेक्ट कई सारे अंडे दे सकता था, जिस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे इंसेक्ट पैदा हो जाते थे। ऐसे में हाइंशन के लिए वहां पर मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद हाइंशन वहां पर जाने वाला था। थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद फाइनली हाइंशन फ्लावर सी के आउट एरिया में पहुंच गया था। अभी के लिए वहां पर कई तरह की तितलियां उड़ रही थीं। ये तितलियां काफी ज्यादा सुंदर थीं, लेकिन हाइंशन समझ गया था कि ये तितलियां पावरफुल नहीं हैं एंड हाई लेवल की भी नहीं हैं, क्योंकि ये अभी के लिए सिल्वर फॉक्स के ऑरा से डर रही थी। लेकिन तभी हाइंशन देखता है कि अभी के लिए एक बंदा लगातार इन तितलियों को मारे जा रहा है। हाइंशन जब उस बंदे को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो हाइंशन उसे तुरंत पहचान जाता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जीवू था। जीवू वही इंसान है जो सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से बिलोंग करता था एंड उसे सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का मॉन्स्टर कहा जाता था। हाइंशन और इसका सामना आर्चरी कंपटीशन में हुआ था, जहां पर हाइंशन ने इसे बड़ी मुश्किल से हराया था। अगर उस समय हाइंशन के पास स्पिनिंग एरो की टेक्निक नहीं होती तो हाइंशन कभी भी जीवू को नहीं हरा पाता। इधर जीवू जब हाइंशन को देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है एंड वो कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इतने दिनों बाद हम यहाँ पर मिलेंगे। इस पर हाइंशन भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि जीवू ने बिल्कुल सही कहा था
ये तो हाइंशन को भी नहीं लगता था कि वो दोनों अचानक से ही ऐसी किसी जगह पर मिल जाएंगे। तभी जीवू कहता है, यहाँ से वेस्ट के डायरेक्शन में आगे बढ़ो। अगर तुम 100 मील आगे बढ़ोगे तो 100 मील आगे बढ़ने के बाद वहां पर एक डर्ट पीक आएगी। उस डर्ट पीक में बहुत सारी गोल्डन पंखों वाली मधुमक्खियां हैं एंड शायद उनमें से एक या दो सुपर बीस्ट भी हैं। तो इस पर हाइंशन अपना सिर हिलाता है एंड उसे थैंक यू बोलकर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आयंशन को वहां से जाता देख जीवू मन ही मन कहता है, मुझे लगा था कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि अगर मुझे तुम्हें हराना है तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। कोई नहीं, चाहे मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, पर मैं और ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और एक दिन तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। इधर हाइंशन वहां से आगे बढ़ते बढ़ते डर्ट पीक पर आ जाता है। वहां पर अभी के लिए बहुत बड़ा छत्ता था एंड उसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां थी। वहां पहुंचती सिल्वर फॉक्स उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मधुमक्खियां सिल्वर फॉक्स को देखकर भी नहीं डरती हैं। इससे हाइंशन इतना तो समझ गया था कि ये कोई मामूली मधुमक्खियां नहीं हैं, इसलिए वो सिल्वर फॉक्स को वापस बुला लेता है। तभी वो देखता है कि उस मधुमक्खी के छत्ते पर अभी के लिए एक फूल उगा हुआ है जिसके अंदर से पावरफुल एनर्जी और लाइट निकल रही है। आइंस्टाइन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा के ऑरा को एक्टिवेट करता है एंड उस फूल को स्कैन करना शुरू कर देता है, लेकिन काफी देर तक स्कैन करने के बावजूद आइंस्टाइन को कुछ खास समझ नहीं आता है। उसे बस इतना समझ आया था कि इस फूल के अंदर एक पावरफुल ऑरा है, लेकिन वो ऑरा किसका था ये आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था। क्या इस फूल का ऑरा था? इस फूल के अंदर कोई पावरफुल बीस्ट मौजूद था एंड ये ऑरा उसका था। खैर, अभी के लिए हाइंशन इसका पता भी नहीं लगा सकता था, इसलिए वो थोड़ी देर तक वहीं पर रुकता है। थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है तब अचानक से उस फूल के अंदर से अजीब सी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू बहुत ज़्यादा मीठी थी एंड उस खुशबू को सूंघकर अभी के लिए हाइंशन बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहा था। जैसे वो खुशबू आती है, अचानक से सभी की सभी मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर निकलती हैं एंड उस फूल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। तभी छत्ते से क्वीन मधुमक्खी भी बाहर आती है। रानी मधुमक्खी बाहर आकर उस फूल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है एंड कुछ ही पलों में जाकर उस फूल पर बैठ जाती है। हाइंशन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा के ऑरा से उसे स्कैन करता है, तो हाइंशन को पता चलता है कि ये मधुमक्खियों की रानी एक फर्स्ट जनरेशन की सुपर बीस्ट है। ऐसे में हाइंशन इसका लाइब्रेरियन एसेंस कंज्यूम नहीं कर सकता था, इसलिए हाइंशन इसे मारने वाला भी नहीं था। रानी मधुमक्खी काफी देर तक उस फूल पर बैठी रहती है एंड उसका नेक्टर पीना जारी रखती है। काफी देर तक नेक्टर पीने के बाद जब उसका पेट भर जाता है तो वो वापस से छत्ते में जाना शुरू कर देती है। ये देखकर हाइंशन को लगता है कि उसके पास इसे मारने का एक मौका है एंड हाइंशन इसे मारने जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर और बहुत सी मधुमक्खियां आ जाती हैं। ऐसे में हाइंशन को अब पीछे हटना पड़ता है। हाइंशन पीछे तो हट गया था, लेकिन वो वहां से गया नहीं था। वो अभी भी रानी मधुमक्खी पर नजर रखे हुए था। काफी देर तक रानी मधुमक्खी को ऑब्जर्व करने के बाद हाइंशन चौंक गया था, क्योंकि रानी मधुमक्खी ने फूल का जो नेक्टर पिया था वो उसने खाया नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए वो उस नेक्टर को स्टोर कर रही है। पर वो ऐसा क्यों कर रही थी? कि इसका मतलब ये था कि उस छत्ते के अंदर एक बेबी रानी मधुमक्खी मौजूद है। अगर ऐसा था तो इसमें हाइंशन का फायदा था, क्योंकि हाइंशन उसे मारकर उसके लाइब्रेरियन एसेंस को भी कंज्यूम कर सकता था एंड उसकी बीस्ट सोल को भी हासिल कर सकता था। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होने वाला था, ये हाइंशन जानता था। इसलिए अभी हाल फिलहाल वो कोई एक्शन नहीं लेता है एंड ऑब्जर्व करना जारी रखता है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है एंड सुबह हो जाती है। हाइंशन अभी भी वहीं पर मौजूद था एंड लगातार उस छत्ते पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक से उसे पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब हाइंशन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके पीछे बहुत सारी मक्खियां थीं। ये नॉर्मल मक्खियां नहीं थीं, बल्कि ये ग्रीन फ्लाइज थीं। ग्रीन फ्लाइज अभी के लिए तेजी से मधुमक्खियों के छत्ते की तरफ आगे बढ़ती जा रही थीं। उन्हें अपनी तरफ आगे बढ़ता देख जल्दी से मधुमक्खियां और रानी मधुमक्खी बाहर आती है एंड इनसे फाइट करना शुरू कर देती है। अभी के लिए मधुमक्खियां और एक ग्रीन फ्लाइज आपस में लड़ रही थीं एंड हाइंशन ये सब दूर से देख रहा था। उसे स्टार्टिंग में लगता है कि ये सभी ग्रीन फ्लाइज इन मधुमक्खियों से इनके शहद के लिए लड़ रही हैं, लेकिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद हाइंशन को इतना तो समझ आ गया था
ये ग्रीन फ्लाइज अभी के लिए मधुमक्खियों के शहद के लिए उनसे नहीं लड़ रही हैं, जरूर बात कुछ और है। एंड काफी देर तक वो जंग जारी रहने के बाद जब फाइनली ग्रीन फ्लाइज उस छत्ते तक पहुंच जाती हैं, तो वो जल्दी से मधुमक्खियों के लार्वास को निकालकर उन्हें वहां से ले जाना शुरू कर देती हैं। एंड तब हाइंशन को समझ आता है कि ये ग्रीन फ्लाइज असल में मधुमक्खियों के शहद के पीछे नहीं, बल्कि उनके लार्वास के पीछे पड़ी हुई थी। रानी मधुमक्खी एंड सभी मधुमक्खियां इन ग्रीन फ्लाइज को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होता है। इनकी काफी कोशिशों के बाद भी बहुत सारी ग्रीन फ्लाइज बहुत सारे लार्वास लेकर वहां से जाने में कामयाब रहती हैं। ये देखकर हाइंशन डिसाइड करता है कि वो इन ग्रीन फ्लाइज का पीछा करेगा एंड ये पता लगाएगा कि आखिर वो इन लार्वास का करना क्या चाहती हैं। यही सोचकर हाइंशन इनका पीछा करना जारी रखता है। एंड थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद हाइंशन देखता है कि ये ग्रीन फ्लाइज उन लार्वास को एक जगह पर ले जाकर फेंक रही हैं। हाइंशन जल्दी से उस जगह को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर अभी के लिए एक स्पाइडर मौजूद है जो लगातार इन लार्वास को खाई जा रही है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से उसके एनर्जी फ्लो को स्कैन करता है। एंड उसे स्कैन करने के बाद हाइंशन को पता चलता है कि स्पाइडर भी एक फर्स्ट जनरेशन का सुपर बीस्ट है। ये देखकर हाइंशन अभी के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। भाई उसे अभी के लिए सेकंड जनरेशन के सुपर बीस्ट मिल ही नहीं रहे थे। उसे 2-3 सुपर बीस्ट मिले थे, लेकिन सभी के सभी फर्स्ट जनरेशन के थे। उन्हें मारने पर हाइंशन का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हाइंशन उन्हें नहीं मार रहा था। इधर वो स्पाइडर लगातार उन लार्वास को खाना जारी रखती हैं। थोड़ी देर तक ये ऑब्जर्व करने के बाद हाइंशन को शक होता है कि कहीं स्पाइडर प्रेग्नेंट तो नहीं है एंड इसीलिए तो ये लार्वास को नहीं खा रही है। पर ऐसा नहीं था। हाइंशन ने अपने मिस्टीरियस मंत्रा के ऑरा से कंफर्म कर लिया था कि ये स्पाइडर प्रेग्नेंट नहीं है। तभी अचानक से वहां पर एक छोटी सी स्पाइडर आ जाती है। आयंशन जैसे उस स्पाइडर को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये छोटी स्पाइडर इसी स्पाइडर की बेबी है। एंड हाइंशन ने देखकर इतना तो समझ गया था कि जरूर ये बेबी स्पाइडर असल में एक सेकेंड जनरेशन की सुपर बीस्ट है। एंड ये समझ आते ही हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि ये बेबी स्पाइडर असल में एक सेकेंड जनरेशन की सुपर बीस्ट थी। हाइंशन ने समझ में आते ही जल्दी से अपनी वॉर एंजल को बाहर बुलाता है एंड उससे कहता है, जाओ जाकर बड़ी स्पाइडर को डिस्ट्रैक्ट करो। इस पर वॉर एंजल तुरंत काम पर लग जाती है एंड जल्दी से जाकर बड़ी स्पाइडर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वो उससे जाकर फाइट करने लगती है एंड अभी के लिए उस स्पाइडर वॉर एंजल के साथ उलझ गई थी। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले उस स्पाइडर के एनर्जी फ्लो को सीखता है। एंड जब हाइंशन इसे पूरी तरह से सीख लेता है तो जल्दी से अपने पीकॉक क्रॉसबो से उस बेबी स्पाइडर पर हमला कर कर एक ही हमले में उसे मार देता है। उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट घोस्ट आई स्पाइडर मारा गया, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइव जीन एसेंस कंज्यूम कीजिए, इसका मीट खाया जा सकता है। ये देखकर हाइंशन अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गया था। पहले तो उसे एक सुपर बीस्ट की बीस्ट सोल मिल चुकी थी, साथ ही साथ वो एक सेकंड जनरेशन का सुपर बीस्ट था। ऐसे में हाइंशन उसके लाइव जीन एसेंस को एब्जॉर्ब कर कर अपने सुपर जीन पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ा सकता था। इस वजह से अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन ये देखकर अभी के लिए वो स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि हाइंशन ने उसके बच्चे को मारा था। एंड अभी के लिए गुस्से में हाइंशन को मारने उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। पर यह देखकर भी हाइंशन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो जल्दी से एक पावरफुल पंच रेडी करता है एंड उस ग्रेट थंडर बॉक्सिंग पंच को उस स्पाइडर की तरफ लॉन्च कर देता है। लेकिन उस स्पाइडर जल्दी से अपनी पावर का यूज करती है एंड हाइंशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही उसने हाइंशन की आंखों में देखा था, हाइंशन का मेंटल कंट्रोल उसके हाथों से छूटने लगा था। वो स्पाइडर इतने पर ही नहीं रुका था। हाइंशन को कंफ्यूज कर कर उसे हिप्नोटाइज कर कर अभी के लिए उसने हाइंशन पर हमला करने की भी कई सारी कोशिशें की थी, लेकिन हाइंशन ने खुद को संभाल कर उसके सभी के सभी हमलों को डॉज कर दिया था।